आज का हमारा टॉपिक है साम्या विधि या लॉ ऑफ इक्विटी लॉ। बहुत सरल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा और तुरंत याद भी हो जाएगा। हालांकि साम्या विधि में इतने चैप्टर आपको पढ़ना है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो समझते हैं साम्या का अर्थ, मीनिंग ऑफ इक्विटी। ये साम्या का अर्थ क्या होता है, आइए देखते हैं। साम्या अंग्रेजी भाषा के शब्द इक्विटी, साम्या अंग्रेजी भाषा का शब्द इक्विटी का हिंदी रूपांतर है। इक्विटी शब्द लैटिन भाषा के इक्विटास से बना है, जिसका अर्थ होता है समतल करना, यानी इक्विलाइजेशन, बराबर कर देना। तो जो साम्या है वह अंग्रेजी भाषा का शब्द इक्विटी का हिंदी रूपांतर है, और ये जो इक्विटी शब्द है वो लैटिन भाषा की इक्विटास से निकला है। इसका मतलब होता है इक्विलाइजेशन, यानी समतल करना। लेकिन इससे तो साम्या का अर्थ स्पष्ट नहीं होता ना, तो साम्या का हमको सामान्य अर्थ ही जानना है, और वो है सामान्य अर्थ जो उचित है वह होना चाहिए। जो उचित है वह होना चाहिए, यही साम्या का सामान्य अर्थ है, और यही साम्या के पूरे अर्थ को भी स्पष्ट कर देता है। अब आइए देखते हैं साम्या विधि की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति तथा सुरक्षा जैसे कार्य राज्य संपादित करते हैं, तथा राज्य द्वारा बनाए गए विधि के द्वारा मानव अधिकारों और हितों से संबंधित विवाद निर्णीत किए जाते हैं। ये तो हम आप जानते ही हैं कि सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कानून बनाने का काम विधायिका को दिया गया है, और उसी के द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उसका इम्प्लीमेंट करना कार्यपालिका का काम है, और उसी के अनुसार न्याय देना न्यायपालिका का काम है। यानी कानून जो सरकार बनाती है उसी के अनुसार कार्यपालिका और न्यायपालिका को चलना होता है। लेकिन समाज की आवश्यकताएं तथा सामाजिक विचार सदैव विधि के आगे आगे चलते रहते हैं। कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि न्यायालय के लिए किसी अधिकार या हित का निर्धारण करना वर्तमान विधि से असंभव हो जाता है। कभी कभी न्यायालय के सामने मैटर आता रहता है। आप जानते हैं कानून जब बनाया जाता है तो बहुत चीज़ें छूट जाती हैं, या बहुत चीज़ें समय के साथ जब वो प्रैक्टिकल में आती हैं तो पता चलता है कि हमारा कानून में कोई कमी रह गया है, हमारे लॉ में कुछ जो है कमी रह गई है। चूँकि अब अगर कोई कानून है, उसके संबंध में अगर वह वर्तमान किसी मामले पे सटीक नहीं काम कर रही है, तब प्रक्रिया ये है कि फिर से नया कानून बनाए। ये लंबी प्रक्रिया है। तो आइए देखते हैं। चूँकि नई विधि लाना विलंबकारी होता है, ऐसे में न्यायालय ईमानदारी, समता, नैसर्गिक न्याय तथा अपने विवेक से जो उचित होता है वह करता है। इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? इसी व्यवस्था को साम्या विधि व्यवस्था कहते हैं। संक्षिप्त रूप में कहा जा सकता है कि साम्या विधि का वह स्रोत है जो किसी विशिष्ट विधि के अभाव में प्रारंभ होता है और कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ तुम सोचना बंद करते हो वहीं से मैं सोचना शुरू करता हूँ। ये साम्या पर सटीक बैठता है। आइए अब आगे देखते हैं। साम्या की परिभाषा। आइए साम्या की परिभाषा देखें। देखिए, साम्या को अरस्तु ने क्या परिभाषित किया है। अरस्तु ने कहा है, जहाँ विधि अपनी व्यापकता के कारण त्रुटिपूर्ण हो जाती है वहाँ साम्या विधि का सुधार होती है। यानी जहाँ विधि अपने व्यापकता के कारण त्रुटिपूर्ण हो जाती है वहाँ उसी विधि को सुधार करना वो साम्या का काम है। अगला, एलन क्या कहते हैं? विधि प्रणालियों में प्रचलित विधि के अलावा न्यायाधीश को स्वविवेक की शक्ति होती है, जिससे वे प्रचलित विधि की कठोरता या कमियों को दूर कर सकें। इसी व्यवस्था को साम्या विधि कहते हैं। यानी साम्या विधि का मतलब है न्यायाधीश का विवेक। साम्या विधि का क्या मतलब है? न्यायाधीश का विवेक, जिसके द्वारा वह क्या करता है? जो प्रचलित कानून है उसकी कमियों को दूर करके न्याय देने का कार्य करता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं साम्या की प्रकृति। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसको आप समझ जाएंगे अगर, तो साम्या विधि बड़े अच्छे से आप साम्या विधि की प्रकृति को समझ जाएंगे। इसको ध्यान से बहुत पढ़ना है। देखिए, साम्या विधि की प्रकृति को निम्न बिंदुओं के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। क्या है वो बिंदु? पहला है साम्या विधि का जो है प्रकृति क्या है? यह नैसर्गिक न्याय पर आधारित है। साम्या किस पर आधारित है? नैसर्गिक न्याय पर आधारित है। साम्या
विद्यमान विधि की असफलता को क्या करती है, दूर करती है, तथा उसे क्या बनाती है, सरल, सजीव एवं कार्यशील बनाती है। जहाँ हमारा कानून, जो विधायिका द्वारा कानून बनाया गया है, अगर वो असफल हो जाएगा तो साम्या का प्रयोग करके उसको सफल कर दिया जाता है, उसको सरल सजीव कर दिया जाता है, उसको इनएक्टिव से एक्टिव कर दिया जाता है। यही साम्या की प्रकृति है। साम्या के क्षेत्राधिकार की सीमा बड़ी विस्तृत है। साम्या की कोई निश्चित औपचारिकता एवं ढांचा नहीं है, क्योंकि न्याय देने के लिए बनाया गया है। अगर न्याय ही देना इसका मकसद है, इसको किसी सांचे में या इसको किसी निश्चित फॉर्मेट में कर देंगे तो फिर वही कानून वाली कमियां इसमें भी आ जाएंगी। इसलिए इसका जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत किया गया है। साम्या विधि नहीं क्या देखती है, न्याय। साम्या विधि नहीं क्या देखती है, न्याय। साम्या निर्णय नहीं मध्यस्थता को प्राथमिकता देती है। साम्या न्यायाधीश के अंतर विवेक पर कार्य करती है। साम्या का उदय विधि की सहायता करने के लिए हुआ है, न कि उसे नष्ट करने के लिए हुआ है। साम्या सामान्य विधि को परिपूर्ण बनाने के लिए है, न कि उसका अस्तित्व मिटाने के लिए है। साम्या सामान्य विधि की विरोधी नहीं है। ये नहीं सोचिए कि सामान्य विधि की विरोधी है। साम्या सामान्य विधि की विरोधी नहीं है, अपितु उसका पूरक है, उसकी सहायक है। उपरोक्त गुणों को देखते हुए ब्लैकस्टोन महोदय ने साम्या की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए कहा कि साम्या अपने वास्तविक एवं तर्कसंगत अर्थ में समस्त विधि की आत्मा और अंतरात्मा है। इसके द्वारा निश्चयात्मक विधि की कमियों को क्या करते हैं, दूर किया जाता है और प्राकृतिक विधि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार साम्या न्याय का पर्याय है, क्योंकि यह नियम की यथार्थता और स्वस्थ व्याख्या है। तो इस तरीके से आपने देखा साम्या की आवश्यकता वहाँ पड़ती है जब प्रचलित कानून न्याय नहीं कर पाता, जो विधायिका द्वारा बनाया गया कानून है वो असफल हो जाता है और न्याय करना जरूरी है। ऐसे में न्यायाधीश अपने विवेक का प्रयोग करके उस कानून में सम्यक सतर्कता सावधानी बरत करके न्याय करने का कार्य करता है, उस प्रचलित कानून की कमियों को दूर करता है। इसे ही क्या कहते हैं, साम्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। अब साम्या विधि और सामान्य विधि में कुछ अंतर होता है। साम्या विधि और सामान्य विधि में कुछ अंतर है, इसको देख लेते हैं। तो साम्या विधि और सामान्य विधि में क्या अंतर है। पहला, सामान्य विधि के अंतर्गत दावा करने वाला क्या होता है, वादी होता है, और साम्या विधि के अंतर्गत उपचार चाहने वाला व्यक्ति क्या होता है, अर्जीदार। कहने मतलब सामान्य कानूनों के अंतर्गत कोई व्यक्ति अगर दावा करता है तो वह वादी होता है, लेकिन जो व्यक्ति साम्या विधि के अंतर्गत न्याय चाहता है वह अर्जीदार के रूप में आता है। अगला है, सामान्य विधि के अंतर्गत उपचार दावा के रूप में किया जाता है, जबकि साम्या विधि के अंतर्गत उपचार की मांग नम्रतापूर्वक किया जाता है। भाई कानून है, कानून के अनुसार अन्याय हुआ है, हम दावा कर सकते हैं हमको कानून के अनुसार न्याय मिले, लेकिन साम्या विधि में नम्रतापूर्वक हमको कहना होगा कि हमको न्याय चाहिए साम्या विधि के अंतर्गत। आगे, सामान्य विधि के अंतर्गत वादी उसी हक का दावा कर सकता है जिसका वह विधि की दृष्टि में क्या है, हकदार है, जबकि साम्या विधि के अंतर्गत अर्जीदार उस अधिकारों के लिए भी दावा कर सकता है जिसका वह साम्या न्याय और सद्विवेक के अंतर्गत आधार है का हकदार है। आगे, सामान्य विधि और साम्य विधि में क्या अंतर है। सामान्य विधि न्यायालय में वादी का आचरण विधि का अंतोष को प्रभावित नहीं करता, वादी का आचरण विधि का अंतोष को प्रभावित नहीं करता, जबकि साम्या का लाभ लेने के लिए अर्जीदार को स्वच्छ हाथों एवं नम्र आचरण के साथ आना चाहिए। यानी हमारे सामान्य कानूनों के तहत न्याय व्यक्ति के आचरण से प्रभावित नहीं होता। किसी के साथ अन्याय हुआ है, भले ही वह कठोर दिल का हो, भले ही वह अपराधी खुद अपने आप में रहा हो, लेकिन अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय मिलेगा। लेकिन साम्या विधि के अंतर्गत जो न्याय चाहता है उसको नम्रतापूर्वक आना होगा, स्वच्छ हाथों से आना होगा। सामान्य विधि न्यायालय औपचारिकताओं से बाध्य होते हैं। जो सामान्य विधि के अंतर्गत न्यायालय होते हैं वो तमाम औपचारिकताओं से बाध्य होते हैं। ये स्टाम्प लाइए, ये एफिडेविट लाइए, ये लाइए, यहाँ साइन करिए, यहाँ हस्ताक्षर करिए, जबकि साम्य न्यायालय औपचारिकताओं की अपेक्षा न्याय पर बल देती है। सामान्य विधि के अंतर्गत यदि वादी का उपचार सिद्ध हो तो न्यायालय उसे देने के लिए बाध्य है, जबकि साम्य न्यायालय
न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। वह चाहे उपचार दे भी सकता है, वह चाहे उपचार नहीं भी दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि साम्य विधि और सामान्य विधि में एक अंतर ये भी है। सामान्य विधि दीवानी एवं फौजदारी दोनों में समव्यवहार करती है, यानी दोनों में लागू होती है, जबकि साम्य दीवानी मामलों तक सीमित है, यानी ज़्यादातर साम्य विधि दीवानी मामलों पर ही लागू होती है। तो इस तरीके से आपको साम्य विधि का अर्थ समझ में आ गया होगा और साम्य विधि का जो है प्रकृति समझ में आया होगा, और जहाँ तक संभव है सामान्य और साम्य विधि में अंतर भी आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।